कि जातिवाचक को पहचानोगे कैसे आप। तो जातिवाचक को पहचानने का कुछ तरीका देख लो कि जो भी संबंधी, ठीक है, जैसे अगर बोलो भाई बहन, तो ये सभी क्या है, एक जाति में डाल सकते हो, ठीक है। तो संबंधी यानी रिलेटिव्स, व्यवसाय यानी आपका जो बिजनेस है, पद पोजीशन या आप जो कार्य करते हो, तो उन सभी के नाम, प्रोफेसर, ठीक है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, तो ये सारे नाम जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखोगे, ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, अब पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु खुद एक जातिवाचक है, पक्षी एक खुद जातिवाचक है। अगर पशु में भी अगर आप बात करो कि पशु में कौन, तो अगर घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा की अगर संपूर्ण जाति की बात करें, एक जाति की बात करें, घोड़ा तो जातिवाचक। अब घोड़े में भी जो नस्ल होंगे, कौन सा घोड़ा, तो वो घोड़ा क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये प्रश्नों की प्रकृति पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, घड़ी, पेन, पैनल, जो भी है सब जातिवाचक, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, जो भी प्राकृतिक तत्व है, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी क्या हैं, ये सभी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, समूह से एक बात तो पता चलती है आपको, समूह का मतलब होता है कि ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप, वो किसी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। भीड़, भीड़ अकेले लोगों से तो नहीं होती है, जब कुछ लोग मिलते हैं तो भीड़ होती है, ठीक है। आर्मी, आर्मी एक सैनिक यानी एक सोल्जर से तो नहीं होती, आर्मी बहुत सारे सोल्जर होते हैं तो आर्मी कहलाती है। तो कहने का मतलब है समूह, ग्रुप, और उस समूह का जो नाम आप डालते हो या आप जो पुकारते हो, यानी उस ग्रुप यानी उस समूह का जो नाम दिया जाता है, वह समूह का नाम क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा यानी संज्ञा नाम, ठीक है। तो जिस संज्ञा से वस्तु व्यक्ति के समूह का यानी उसके ग्रुप का बोध, और उस ग्रुप का अगर आप नाम देते हो तो उस ग्रुप के नाम को ही हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर बोला जाए मंडल या गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर सिर्फ एक अकेला अंगूर को आप कहोगे गुच्छा, नहीं, उसके ग्रुप को, उसके समूह को आप गुच्छा कहोगे। तो ये समूहवाचक संज्ञा। लेकिन कभी कभी समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक में भी बदल जाती है। कैसे बदलती है? अगर आप उदाहरण से लो परिवार, परिवार क्या है, परिवार को आप समूहवाचक संज्ञा में रखते हो कि चलो ये परिवार है, परिवार एक आदमी से नहीं बनता, 2-3 माता पिता बच्चे जो भी है तो परिवार है, ठीक है, ग्रुप है। ये परिवार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने रखा। लेकिन अगर इसी परिवार का अगर सेंटेंस बनाया जाए कि लॉकडाउन में या इस महामारी में केंद्र सरकार ने यानी सरकार ने सभी यानी प्रति परिवार यानी हर परिवार को राशन देने का घोषणा किया है, राशन देगी, ठीक है। तो हर परिवार यानी प्रत्येक परिवार, तो ये परिवार क्या हो गया, ये परिवार आप किसके अंदर रखोगे, आप परिवार को यानी परिवार शब्द को समूहवाचक नहीं बोल के जातिवाचक बोलोगे। कैसे? अगर सिर्फ परिवार की बात की जाए तो ये समूहवाचक, लेकिन कहा जाए कि महामारी में प्रत्येक परिवार को राशन दी जाएगी, तो प्रत्येक परिवार, अब ये परिवार तो एक जाति हो गया ना। तो इस तरीके से आप प्रश्नों की प्रकृति पे ध्यान दे करके ही आप चुनाव करोगे कि कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है। तो जरूरी नहीं कि आप ये याद रखो कि ग्रुप है तो ये कॉलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक ही होंगे, आप प्रश्न पे भी ध्यान दोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य से ही आप समझ सकते हो कि साइंस में आप जो भी पढ़ते हो, जो मेजरमेंट आप नाप तौल कर सकते हो, या जो धातु अधातु हो, जो भी पदार्थ आप पढ़ते हो, तो वो धातु अधातु ये जिसे आप नाप तौल सको वो सभी द्रव्य। तो द्रव्य का अगर कोई नाम है, उस द्रव्य का अगर कोई नाम है और उस नाम को अगर आप लेते हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है, ठीक है। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली या धातु अधातु जो भी आप साइंस में लेते हो, उन सभी के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे तेल, पानी, अगर ये ले एक लिक्विड द्रव, तो इसमें क्या होता है ना, इसके बहुवचन आप नहीं बना सकते। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है।
ठीक है। संज्ञाओं का कहते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में आता है। कैसे? अगर कोयला की बात करें, ठीक है, आप इसको द्रव्य में रखोगे, लेकिन झारखंड में कोयला मिलता है। अब झारखंड में किस प्रकार का कोयला है, कोयले की भी अगर जाति है, ठीक है, तो कोयला का अगर वर्गीकरण किया जाए, चलो कोयला है, ठीक है, आप इसको द्रव्यवाचक में रखोगे, लेकिन कोयले की एक अगर जाति है तो उसको आप जातिवाचक में रखोगे, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में जाती है, ठीक है। अगर जैसे बात कर ले सोना, ये सोना है, ठीक है, गोल्ड। अगर गोल्ड को आप रखते हो मटेरियल नाउन में यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में, लेकिन सोने में भी 24 कैरेट का सोना है, सोने के का अभी अगर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, तो वो जो सोना है 24 कैरेट का सोना, वो फिर सोना का जो नाम है, ठीक है, जो उसकी कैटेगरी है, उसको आप जातिवाचक संज्ञा में रखना पड़ेगा। यानी प्रश्न पे जो शब्द आपको दिए जाते हैं, उस शब्द पे आपको विचार करना होगा कि ये शब्द द्रव्यवाचक में आएंगे या जातिवाचक में आएंगे। इसलिए द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को किसके अंदर रखा गया है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यही कारण है जो अभी हमने कुछ उदाहरण से समझा है कि द्रव्यवाचक भी जातिवाचक में चला गया और समूहवाचक में भी, समूहवाचक के अंदर जो भी आते हैं उसमें से जातिवाचक में चले जाते हैं। यानी जैसे परिवार का उदाहरण मैंने बताया कि परिवार समूहवाचक, अगर प्रत्येक परिवार को राशन दिया जाएगा तो ये प्रत्येक परिवार जो हो गया वो जातिवाचक। तो इस तरीके से समूहवाचक जातिवाचक में और द्रव्यवाचक भी जातिवाचक में। तो जातिवाचक का दो उपभेद मान लिया गया, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर कौन सा आया? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो ये जातिवाचक के अंदर कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो आपको विशेष क्या पढ़ना है? व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक और भाववाचक, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक हमने किसके अंदर रख दिया? जातिवाचक संज्ञा के अंदर रख दिया। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव का मतलब, ये जो भाव है, मैंने कहा कि जो दृश्य है, जो आप देख सकते हो, जो विजुअल है, उसके नाम है, लेकिन अदृश्य के भी नाम है, जिसे आप नहीं देख सकते, जिसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिसे आप पकड़ नहीं सकते। तो जो अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अदृश्य जो है उनके भी नाम हैं, और उनके नाम किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, फीलिंग, आपके विचार, आपकी भावनाएं। तो ये जो भाव है, कैसा भाव है? जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जिसका भी, या उसके गुण, उसके स्वभाव, उसके धर्म, ठीक है, उसकी कंडीशन, दशा, व्यापार, सबका अगर बोध हो, यानी उसका नाम अगर आपको पता चले, उसका नाम अगर आपके सामने आए, तो वो नाम कौन सा नाम होगा? यानी कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूँ कि ये बूढ़ा आदमी है, ठीक है, तो बूढ़ा क्या हो गया? जातिवाचक। लेकिन बूढ़ा से अगर बुढ़ापा कर दिया, तो बुढ़ापा को आप महसूस कर सकते हो। चलो ये बुढ़ापे में ऐसे, जैसे बच्चा, एक बच्चा है, जातिवाचक, ठीक है, लेकिन बच्चा का बचपन, मैंने अपने बचपन में ये किया, मैं बचपन में बहुत खुश थी, तो ये जो बचपन है, आप मेरे बचपन को देख सकते हो क्या? नहीं, आप फील कर रहे हो, मतलब बचपन। तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नम्रता, अब मेरे में नम्रता है, ये नम्रता आपको दिख रही है क्या? नहीं, मतलब आपको पता चल रहा है मेरी बातों से। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। मिठास, अब आप मिठास, अगर आप खाते हो, मिठाई खाते हो, तो उसकी जो मिठास होती है, किसी की वाणी की मिठास होती है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, तो जो मिठास है वो मिठास फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो जो महसूस हो वो भाववाचक संज्ञा में। ओके, हर पदार्थ का धर्म होता है, ठीक है। पानी में शीतलता, यानी पानी का काम है ठंडक देना। अब पानी को भले ही आप गर्म कर दो, खौला दो, अलग बात है, लेकिन पानी शीतल होती, ठीक है।
आग की अगर धर्म, आग का क्या धर्म है? आग गर्मी देती है, यानी आग गर्म। तो आग से गर्मी, मनुष्य में देवत्व या पशुत्व, मतलब या तो मनुष्य बहुत अच्छा होता है या बुरा होता है, या तो मानव या तो दानव, ठीक है। तो इन सभी का धर्म होता है। तो पदार्थ का गुण यानी उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। मेरे जो नेचर हैं वो मुझसे अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। आपके जो नेचर है आपसे अलग हो सकते हैं। हाँ, हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन किसी भी मनुष्य का स्वभाव, उसके नेचर उससे अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है, ठीक है, उसके आकार भी है। कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है, धर्म, गुण, अर्थ या उसके भाव। प्राय पर्यायवाची शब्द है, गुण, धर्म, अर्थ, ये सब पर्यायवाची हैं। और इस संज्ञा का अनुभव हमारे सेंस ऑर्गन यानी हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। और कभी भी आप बहुवचन इसका नहीं कर सकते। जैसे अगर मिठास है तो इसका मिठास का क्या बहुवचन कर सकते हो? बुढ़ापा का बहुवचन कर सकते हो। ये छोटी सी जानकारी थी। तो भाववाचक संज्ञा फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, जो अदृश्य है फिर भी उसका नाम है, वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पहचानने में ज़्यादा परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा को बनाते कैसे हैं। मतलब अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दिया जाए या जातिवाचक, अब हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। मतलब किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक क्या संज्ञा बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जा सकता है? तो भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है, जातिवाचक संज्ञा विशेषण से भी, क्रिया से भी, सर्वनाम और अव्यय में अगर आप प्रत्यय लगाते हो तो वो भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से अगर आपको बनाना है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, अब मान लो एक बूढ़ा जाति है, ठीक है, लड़का जाति है, लड़का एक जाति है, एक कैटेगरी है। अब उस लड़का से अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो लड़कपन, उसमें आप प्रत्यय लगा दोगे, लड़कपन, ये पद, ठीक है। तो लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, अब मित्र भी तो एक जाति है, ठीक है। अब मित्र से मित्रता, ठीक है, दास से दासत्व। इस तरीके से आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का रूप बदल सकते हो, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। विशेषण से कैसे बनाते हैं? गर्म, और ये जो गर्म है, चाय गर्म है, तो चाय गर्म है, चाय की विशेषता क्या है कि गर्म है। तो ये जो गर्म है विशेषण, इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्मी, गर्म से गर्मी, तो गर्म से गर्मी, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी है, गर्मी को आप देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो कि गर्मी है आज, तो गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सर्द, सर्द मौसम, आज बहुत सर्दी, सर्दी, तो सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, ठीक है, तो कठोर, अब किसी वस्तु को लो, काफ़ी सॉलिड है, कठोर है वो, ठीक है, अब उसके अंदर जो गुण है, उसके जो धर्म है, कठोरता, ये कठोरता भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो आपने देखा मीठा से मिठास, तो मीठा से मिठास ये क्या है? ये विशेषण से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गया। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ विशेषण दिया गया हो और उसकी भाववाचक संज्ञा बनाने, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? जैसे क्रिया यानी कुछ आप करते हो, तो क्रिया घबराना, अब घबराया तो उसने क्रिया की, कुछ काम किया, घबराना। अब घबराना से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो घबराहट, घबराना से घबराहट। सजाना, सजाना क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा अगर बनाना है तो सजावट। अरे वाह, सजावट तो बहुत अच्छी है। तो ये जो सजावट है, आप उसको क्या कर रहे हो? आपके अंदर उस जो आपके सामने जो दृश्य है उसे देख करके अच्छा फील हो रहा है, अरे सजावट बहुत अच्छी है, तो सजावट। उसके बाद दौड़ना, ठीक है, मारना, मारना क्रिया और भाववाचक संज्ञा बनाना है। आज तो बहुत मार लगी है, तो ये जो मार है ये क्या हो गया? ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अगर सर्वनाम से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो सर्वनाम से, जैसे सर्वनाम में अगर देखो
अपना, अपना से अपनापन, तो अपनापन क्या है, ये फील कर सकते हो अपनापन, उससे मेरा अपनापन है, अपनापन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। निज से निजत्व। उसके बाद अव्यय से अगर बनाना हो, अव्यय शब्द, तो अव्यय से जैसे दूर, दूरी, समीप, सामीप्य, निकट, नैकट्य भी बोल सकते हैं, और सावास, सावस, तो ये जो सवास, ये सवाशी, ठीक है। वाह वाह, तो वाह वाह, ये वाह वाह से आप क्या कर सकते हो, वाह वाही, तो इस तरीके से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। अब हम देखेंगे कि जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे और कैसे उसका रूप बदलता है। फिर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और भाववाचक से जातिवाचक। कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञाएं होते हैं उनका जो प्रयोग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी होता है। कैसे, अगर पुरी की बात करें, जगन्नाथपुरी, ठीक है, तो पुरी से जगन्नाथपुरी का यानी जातिवाचक से भाववाचक में, ठीक है। अगर देवी की बात करें तो देवी एक जाति है, अगर देवी की बात करें तो सबसे पहले क्या, दुर्गा, दुर्गा देवी, तो ये जो दुर्गा है ये देवी से क्या बन गया, दुर्गा, तो ये दुर्गा व्यक्तिवाचक, ठीक है, ओके। अगर दाऊ की बात करें तो दाऊ किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण के भाई, तो जो श्री कृष्ण के भाई है बलदेव, तो दाऊ से एक स्पेशल नाम समझ में आता है, ठीक है। तो वो जो स्पेशल नाम है, खास नाम जो आपके मन में आए, वो व्यक्तिवाचक यानी जातिवाचक से कैसे व्यक्तिवाचक में बदल गया, ठीक है। अगर गोस्वामी, गोस्वामी की बात करें, जैसे ही गोस्वामी मैंने कहा आपके दिमाग में तुरंत आ गया तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास, तो इन सब का बोध होता है। इस तरीके से बहुत सी युग रूढ़ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में क्या, किस में लाई जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लाई जाती हैं, ठीक है। जैसे गणेश, हनुमान। अब गणेश जो है, गणेश की अगर बात करें, देव, तो देव में, देव एक जाति है, अगर उसके अंदर देवों के नाम अगर ले ले, गणेश, हनुमान, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो आपको फिर से मैं कह रही हूँ, प्रश्न की प्रकृति पे ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है वो जातिवाचक यानी अनेक व्यक्तियों के अर्थ में हो जाता है, यानी वैसे और भी व्यक्ति होते हैं, पर्टिकुलर वो व्यक्ति नहीं होते लेकिन उनके नाम उनके जैसे, तो ऐसा किसी व्यक्ति का या असाधारण गुण या उनके धर्म दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो ये जो घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी एक्चुअली लक्ष्मी नहीं है, घर की लक्ष्मी का कहने का मतलब है, अभी मैंने बताया कि वो एक गांधी है, मतलब महात्मा गांधी की बात नहीं कर रही हूँ कि उनका जो गुण है गांधी जैसा है, या मोहन राम है, मोहन एक राम है, तो मोहन एक राम का मतलब ये नहीं कि वो राम है, बल्कि राम का गुण है उसके अंदर, राम जैसे गुण मिलते हैं, स्वभाव मिलते हैं। तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, एक्चुअली में वो लक्ष्मी गोलक्ष्मी नहीं है, बल्कि उनके जैसा गुण है उस पर, इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक में, यानी ये लक्ष्मी, क्या आप इस लक्ष्मी को व्यक्तिवाचक कहोगे, नहीं, यहाँ पे इस लक्ष्मी को आप जातिवाचक संज्ञा में डालोगे, ठीक है। तुम कलयुग के भीम, तो कलयुग के भीम, अब भीम जैसे ही आप देखोगे व्यक्तिवाचक में डाल दोगे, लेकिन आपने प्रश्न तो नहीं पढ़ा, कलयुग के भीम, ठीक है, तो भीम के गुण हैं आप में, ठीक है। वैसे ही भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं, कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी आता है। ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, या पहरावा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, किंतु इसको जातिवाचक संज्ञा में डाला गया है, ठीक है। यानी पहनने का जो वस्त्र है, जो कॉस्ट्यूम है, ठीक है, ये कैसा पहनावा है, अगर कह दे कि ये कैसा पहनावा है, ठीक है, तो ये पहनावा, या आप ऐसे कहते हो कि वेस्टर्न में ऐसा पहनावा है, तो पहनावा भाववाचक संज्ञा में आप डालोगे, लेकिन अगर प्रश्न की प्रकृति पे देखो तो पहनावा यानी मान लो कि भारतीय पहनावा ऐसा है, तो ये पहनावा फिर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि भाववाचक संज्ञा के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको जातिवाचक संज्ञा में
डाल सकते हैं या उसका यूज होता है। वो प्रश्न पढ़ोगे, उसके अंदर जो शब्द होंगे उस शब्द पे विचार करोगे, तब पता चलेगा कि भाववाचक संज्ञा के अंदर डालो या जातिवाचक संज्ञा के अंदर डालो या व्यक्तिवाचक। ठीक है, सो हमने देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को रखा, फिर भाववाचक संज्ञा। इसके बाद मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि संज्ञा का जो रूपांतरण होता है, उसके रूप में जो अंतर दिखने को मिलता है वो किसके आधार पे होता है? लिंग वचन कारक के आधार पे। यानी जो हमारे कारक होते हैं, संज्ञा विकारी शब्द है, आपको पता चल गया है, और विकार शब्द रूपों को जो परिवर्तित किया जाता है या उसका रूपांतरण होता है वो लिंग वचन और कारक के चिन्हों यानी प्रसर्ग के कारण ही बदलता है। कैसे बदलता है मैंने आपको बताया था, फिर बताती हूँ कि अगर बात करें लड़का खाता है, लड़का से लड़की यानी लिंग बदल गया, यानी ये जो शब्द है इस पे प्रभाव पड़ा। पहले ये क्या था? ये कौन सा पद था? संज्ञा पद था, और ये संज्ञा पद जैसे ही लिंग बदल दिए तो लड़का से लड़की इसके रूप में परिवर्तन आ गया। तो ये रूपांतरण इसी को बोलते हैं, रूपांतरित हो जाना। तो लड़का से लड़की, लड़का से लड़के, है ना, लड़कों ने यानी कारक चिन्ह की वजह से भी संज्ञा पद में बदलाव हुआ, वचन से भी लड़का से लड़के हुए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अविकारी शब्द में चेंजेस नहीं होते। इधर उधर, अब उधर एक शब्द लेती हूँ, उधर का क्या आप बहुवचन कर सकते हो? नहीं। उसके लिंग बदल सकते हो? नहीं। तो जिसपे लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े अविकारी, और जिसपे पड़े विकारी। ठीक है, तो कारक चिन्हों के अनुसार अगर हम बात करें संज्ञा में क्या परिवर्तन आता है, तो देखते हैं। लड़का खाना खाता है, एक वाक्य है। अब लड़का खाना खाता है या लड़का क्या है? करता है। ठीक है, तो लड़का करता है, ठीक है, और ये संज्ञा पद है। लड़का खाना खाता है, अगर इसको आप ऐसे बोलो, लड़के ने खाना खाया, करता ने यानी लड़के ने, ये जो ने चिन्ह है, ये ने चिन्ह अब यहाँ बदल गया। पहले लड़का, उसी में अगर कारक चिन्ह डाल दिया गया तो लड़का से लड़के। अब ऐसे तो नहीं कह सकते लड़का ने खाना खाया, लड़के ने खाना खाया, तो कारक चिन्ह यहाँ लगा तो इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, वैसे ही लड़की खाना खाती है, सिंगुलर लड़की। अगर इसको हम बात करें लड़कियों, लड़कियों जैसे हम बदल दिए तो यहाँ पे कारक चिन्ह लगेगा ना। लड़कियों खाना खाया, ऐसा होगा क्या? नहीं, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया। ठीक है, कभी कभी हम बिना कारक चिन्ह के भी बहुवचन बना सकते हैं वाक्यों में। कैसे? अब लड़कों ने खाना खाया, अभी आपने देखा, यहाँ पे अगर देखोगे बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं, तो लड़के खाना खाते हैं, यहाँ पे कारक चिन्ह लुप्त हो चुका है। लड़कियाँ खाना खाती हैं, यहाँ भी कारक चिन्ह, फिर भी बहुवचन है। ठीक है, कारक चिन्हों के साथ देखा आपने कारक चिन्ह नहीं है, फिर भी आपने देखा कि कैसे वाक्य बहुवचन बने। कारक चिन्हों के साथ लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है। तो आपने देखा कि किस प्रकार संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के वजह से होता है और उसके कारण होता है।